हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की होती है, कैसे ये रिएक्ट करती हैं खुद के साथ, एक दूसरे के साथ, इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ किस किस तरह से इनकी रिएक्टिविटी होती है। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन से बनने वाले आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं, मेटल्स की अकरेंस जो होती है वो किस तरह से पाई जाती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है मेटलर्जी। ये जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसी को रिपीट किया जाएगा 12th क्लास के अंदर भी। 12th क्लास के अंदर भी एक पूरा चैप्टर आता है जिसके अंदर यही सारी चीज़ आपको बताई जाती है, किस तरह से कोई मेटल जो रहती है उसकी मेटलर्जी की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी की मैं 3 वीडियोस बनाने वाला हूँ, ये पार्ट 1 रह रहा है उसका। तो मेटलर्जी क्या होती है, अगर इसको समझना है तो पहले आप ये समझिए, ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स किस तरह नेचर के अंदर पाई जाती है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होंगी या जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मेटल्स पाई जाती है अपनी ओर्स की फॉर्म में। मेटल्स किस फॉर्म में पाई जाती है? अपनी ओर्स की फॉर्म में पाई जाती है। ओर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम अपने 3 ओर की फॉर्म में पाई जाती है। जैसे कि कैल्शियम का एक और होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जिसको चूना पत्थर बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। इसी का एक और होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार जिसका फॉर्मूला होता है CaF2। और एक और होता है इसका जिसको हम बोलते हैं क्या, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब ध्यान से देखो, ये हमारे कैल्शियम के ओर्स हैं। ये क्या है? कैल्शियम के ओर्स है। क्या इनमें सिर्फ कैल्शियम मिल रहा है? नहीं, कैल्शियम तो नहीं मिल रहा है। कैल्शियम के साथ आपको कार्बन ऑक्सीजन मिल सकता है, कैल्शियम के साथ कोई हेलोजन फ्लोराइड मिल सकता है, सल्फर ऑक्सीजन मिल सकते हैं, साथ में वाटर मिल सकता है। अगर हमें इस ओर में से प्योर कैल्शियम को बाहर निकालना हो, अगर हमें इस ओर में से प्योर कैल्शियम को बाहर निकालना हो तो जो प्रोसेस आप लगाने वाले हो उस प्रोसेस को ही मेटलर्जी बोला जाता है। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को कि मेटलर्जी क्या होती है। किसी भी ओर से सारी इंप्योरिटीज़ को दूर करके एक प्योर मेटल को रिफाइन करने के बाद प्योर मेटल को आप बाहर निकालते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटलर्जी। मेटलर्जी की डेफिनेशन क्लियर होगी। फटाफट आपको मेटलर्जी की डेफिनेशन उसको नोट कर लेना है, आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। तो यहाँ से बोलता हूँ कि जब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं मेटलर्जी। अभी ये जो तरीका रहता है कि भाई कौन सा तरीका लगाए जिससे कि मेटल जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर बाहर आ जाए। हर एक मेटल की रिएक्टिविटी अलग होती है। हर एक मेटल के ओर में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा अगर बात करता हूँ कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो रहेंगी वो अलग तरह की मिलेंगी। तो हम बोलते हैं कि सारी मेटल्स के लिए एक तरीका तो नहीं है। हर एक मेटल के लिए और उसकी इम्प्योरिटी जो मिल रही है, उसका जो ओर बना हुआ है, उस तरह के कंपाउंड के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करते हुए अलग अलग प्रोसेस जो होते हैं वो हम लगाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। मेटलर्जी के तरीके अलग अलग रहते हैं, लेकिन मेनली मेजर अगर हम बोलते हैं कि जो स्टेप्स रहते हैं वो स्टेप्स लगभग सेम रहते हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, मैं इसको भी हटा रहा हूं। तो हमारे पास मेटलर्जी के अंदर टोटल 4 स्टेप्स आते हैं। टोटल 4 स्टेप्स रहेंगे जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, मेटल को प्योर स्टेट के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग यानी सबसे पहले जो आपके पास ओर रहेगा उसको आपको क्रश कर लेना है और ग्राइंड कर लेना है। दूसरा जो स्टेप आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप तो नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो स्टेप आपके पास आएगा वो स्टेप रहेगा कौन सा, एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर, जो ओर रहेगा उसका एनरिचमेंट करेंगे। एनरिचमेंट को ही कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको मैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये सेकंड स्टेप रहेगा। थर्ड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल।
रिडक्शन ऑफ मेटल। मेटल जो है कंबाइंड फॉर्म में है, उससे हम उसको प्योर फॉर्म के अंदर, एलिमेंटल फॉर्म के अंदर लेके आना चाहेंगे। यानी कंपाउंड से एलिमेंट की फॉर्म में आप मेटल को बाहर निकालोगे, उसकी कंबाइंड फॉर्म से उसको अनकंबाइंड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। इसको रिडक्शन बोला जाता है, इसको कुछ जगह पे एक्सट्रैक्शन भी लिखा जाता है। और लास्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो मेटल यहाँ से आपके पास आएगी वो भी पूरी तरह प्योर नहीं होगी, हो सकता है उस मेटल के साथ कुछ और भी एलिमेंट ऐसा हो जो उसके साथ प्योर फॉर्म के अंदर आ जाए। अब उसको भी हम हटाएंगे और पूरी तरह से रिफाइन करके प्योर मेटल हम ऑब्टेन करेंगे। तो ये टोटल 4 स्टेप्स रहने वाले हैं। किसी भी मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना हो, किसी भी मेटल की मेटलर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले जो ओर मिलेगा उसको हम क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो बारीक पाउडर है उसमें से जो इंप्योरिटीज है उनको निकालेंगे। ऐसी इंप्योरिटीज जिसके अंदर मेटल का पार्ट होने के चांसेस बहुत कम है, मेटल नहीं मिलेगी, इस तरह की इंप्योरिटीज को पूरी तरह से हम बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद जो कंबाइंड फॉर्म में जो हमारे पास जो पाउडर और बचेगा उसमें से हम मेटल को बाहर निकालेंगे। हो सकता है कुछ और एलिमेंट बाहर आ जाए उसके साथ, तो उनको भी हम रिफाइन करके मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास ये 4 स्टेप्स रहने वाले हैं। और पार्ट 1 के अंदर आज मैं इस जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें इन 2 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 जो रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम रिडक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे, और थर्ड जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तीसरे में क्या पढ़ेंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इस तरह से टोटल ये 3 पार्ट्स रहने वाले हैं। इन तीनों पार्ट्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसके अंदर ये 2 स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो देखो सबसे पहला जो स्टेप आता है मेटलर्जी का वो आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग के अंदर क्या होता है? क्रशिंग के अंदर होता है हम मेटल्स के जो ओर्स होते हैं उनको धरती से पहले खोद के निकालते हैं। बड़े बड़े रॉक्स के पीसीज होते हैं, बड़े बड़े लंप्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं चट्टान के। उनको हम क्या करते हैं, उनको एक मशीन के अंदर डालते हैं और उनको इस तरह से क्रश करते हैं, भींच देते हैं उनको। ठीक है, 2 मेटल्स के पीसीज बीच में उनको क्या करते हैं, हैवी पीसीज बीच में उनको क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े लंप्स रहेंगे ओर के वो टूटते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे भी उनको क्रश ही किया जा रहा है तो और बारीक पाउडर हो के वो नीचे गिरता रहेगा। तो जो बड़े बड़े रॉक्स के पीसीज रहेंगे उनको छोटे छोटे पीसीज के अंदर तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे पीसीज के अंदर उनको तोड़ ले रहे हैं और नीचे आपको क्या मिलता जाएगा, ये क्रश्ड ओर मिलता जाएगा। ये दोनों पीसीज जो रहेंगे इस तरह से नजदीक आएंगे और इस तरह से इनके बीच में जो लम्प्स रहेंगे वो टूटने लग जाएंगे। ये पहला पार्ट रहेगा क्रशिंग का। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग के अंदर क्या होता है, ग्राइंडिंग का मतलब होता है कूटना किसी चीज को। आप किसी चीज को कूट रहे हो और उसको बहुत बारीक बना रहे हो। क्लियर है? तो उसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में उस साइड से वहां से क्रश्ड ओर को डाला जाता है, नीचे आएगा, उसके ऊपर एक हैमर टाइप की एक सब्सटेंस होता है, हैमर टाइप की एक टूल होता है जो उसके ऊपर आके टकराता है, बहुत बारीक पाउडर बनाता है और फिर उसको आगे बेल्ट के थ्रू क्या कर दिया जाता है, पास करा दिया जाता है। और यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल जाता है, जो हमारा ग्राइंडेड होता है और वो हमें मिल जाता है। तो पहला जो स्टेप रहता है वो यही रहता है कि जो बड़े बड़े पीसेज मिल रहे हैं आपको ओर्स के, उनको छोटे छोटे पीसेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए। उसके लिए हम 2 चीजें कर रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं, पहला हम कर रहे हैं क्रशिंग और दूसरा कर रहे हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग को पल्वराइजेशन भी बोला जाता है, ग्राइंडिंग को ही पल्वराइजेशन भी बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पल्वराइजेशन मिल जाता है उसका मतलब क्या है, ग्राइंडिंग। उसको बहुत बारीक बारीक आप क्या कर रहे हो, कूट रहे हो उसको। ठीक है, और बहुत बारीक पाउडर बना रहे हो। ठीक है, तो फटाफट इन 2 चीजों को आप नोट कर लो, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना। ठीक है, ओके देखो, तो हम बोल रहे हैं कि हमने यार ओर को क्रश भी कर लिया है, उसको ग्राइंड भी कर लिया है, अब पाउडर्ड ओर मिल गया है। लेकिन जब आपने वो पत्थर निकाला होगा, जब आपने वो रॉक पीस निकाला होगा, तो उसके अंदर कितनी सारी ऐसी इंप्योरिटीज होंगी जिनके अंदर मेटल बिल्कुल भी नहीं थी, उस साथ मिट्टी लगी हुई आई होगी। इस तरह की अर्दली जो प्रॉपर्टी होती है, सैंडी इंप्योरिटीज जो होती है, वो उसके साथ लगी रहती है, जिनको मैंने बताया था कि उनको क्या बोला जाता है, उनको मैट्रिक्स या फिर गैंग बोला जाता है, उनको गैंग पार्टिकल्स बोला जाता है। अगर इन गैंग को हटा ले तो पूरे मिक्सचर के अंदर
स्टार्टिंग में जो मेटल्स का परसेंटेज था और उनको हटाने के बाद जो मेटल्स का परसेंटेज बचेगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं। शुरुआत में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे आपको सैंडी इंप्योरिटीज हैं जिनका आपको पता है कि उनमें मेटल बिल्कुल नहीं है, अगर उनको हटा दिया जाए तो फिर आपके पास और बच जाएगा और उस और के अंदर मेटल की जो परसेंटेज रहती है वो ज़्यादा रहती है, उसकी कंपोजिशन ज़्यादा रहती है। तो हम यही काम करने वाले हैं, पूरे के पूरे जो क्रश्ड या फिर पाउडर्ड ओर होता है उसमें से सैंडी इंप्योरिटीज को अगर हटा दिया जाए, किसी तरह से अर्दली इंप्योरिटीज को हटा दिया जाए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। डेफिनेशन नोट कर लो इसकी, कैसे किया जाता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो स्टेप है ये ऐसा नहीं है कि किसी एक मेटल के लिए फिक्स है, ठीक है। आपको डिफरेंट मेटल्स मिलेंगी, डिफरेंट ओर्स मिलेंगे, डिफरेंट इंप्योरिटीज मिलेंगी, तो उसके हिसाब से आप डिफरेंट मेथड यूज करने वाले हो। 3 मेजरली जो मेथड्स यूज करते हैं वो देख लो। सबसे इजी जो रहता है वो रहता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मैं तरीका आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। तो यहां पर क्या होता है, आपके पास दिखाया होगा 2 रोलिंग, ऐसे हमारे 2 रोलर्स होते हैं जिनके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है, मूविंग बेल्ट होती है। और ये जो रोलर्स होते हैं ये मेटल के बने होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इनको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाता है। ऊपर से हम ओर को इसके ऊपर डालते हैं और ओर जो रहेगा वो बेल्ट के साथ साथ, क्योंकि बेल्ट तो चल रही है, उसके साथ साथ एक रोलर की साइड में आ जाएगा जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। केवल एक ही जो हमारा रोलर है वही इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए। उसके ऊपर जैसे ही आएगा तो जो हमारे पास जो मैग्नेटिक हमारे पास ओर रहेंगे, ऐसे ओर जिनके पास मैग्नेटिक नेचर होता है, जैसे आयरन का एक ओर होता है, कौन सा, हेमेटाइट। उसको अगर हमें सेपरेट करना हो तो हेमेटाइट जो रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन है, तो वो इस चुंबक से, इस मैग्नेट से चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और क्योंकि बेल्ट जो है हमारी वो कैसी है, वो मूविंग है, तो वो स्पीड में आगे जा रही है, तो जो हल्के पार्टिकल्स रहेंगे जो चिपकेंगे नहीं, जिनके पास मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा, वो क्या रहेंगे, वो दूर जाके गिरेंगे। और जो सब्सटेंसेस जिनके पास मैग्नेटिक नेचर रहेगा वो चिपके रहेंगे और इस बेल्ट के साथ साथ चलना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही ये बेल्ट जो रहेगी वो मैग्नेटिक वाले रोलर को छोड़ के आगे बढ़ेगी नीचे से, तो वहां से क्या हो जाएंगे, अलग नीचे जाके गिर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेंगे वो दूर जाके इकट्ठे हो जाएंगे और जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहेंगे वो कहां हो जाएंगे, वो उस बेल्ट के जस्ट नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से हम सैंडी इंप्योरिटीज को दूर कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैग्नेटिक सेपरेशन केवल कहां पे यूज करते हैं, हम हेमेटाइट और के कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। दूसरा तरीका जो आपको बताने वाला हूं वो है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग किस बेस पे काम करता है, पहले ये चीज सुन लो। हाइड्रोलिक का मतलब है कि आप वाटर को यूज करने वाले हो, तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो हैवी होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं। अगर हमारी इंप्योरिटीज हल्की है तो हम क्या करेंगे, ओर में प्रेशर के साथ आप पानी को क्या कराओगे, पास कराओगे, जिससे क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल्स रहेंगे वो पानी के फ्लो के साथ साथ निकल जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल्स रहेंगे, जो भारी वाले पार्टिकल्स रहेंगे, जैसे कि टिन हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, इनके जो सारे पार्टिकल्स रहेंगे, इनके जो हमारे ओर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो हैवी होते हैं, वो वहीं पे रुक जाएंगे, बाकी हल्की जो इंप्योरिटीज रहेंगी वो यहाँ से निकल जाएंगी। तो अगर प्रिंसिपल पूछा जाता है तो प्रिंसिपल ये रहेगा कि जो डेंसिटीज का डिफरेंस रहता है उसके बेस पे हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग काम करता है। जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वाटर के फ्लो के साथ निकल जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो रुके रहते हैं। तीसरा जो तरीका आता है वो आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको दिख रहा होगा फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले फ्रोथ का मतलब आप समझ लो। फ्रोथ का मतलब होता है झाग। जैसे आप क्या करते हो, आप शैम्पू को या फिर सोप को पानी के अंदर घोलते हो तो जो झाग बनता है उसको आप फ्रोथ बोल सकते हो। क्लियर। हम क्या करते हैं, हमारे पास वाटर होगा, इसके साथ साथ इसके अंदर आप पाइन ऑयल डाल सकते हो और जो हमारा क्रश्ड ओर रहेगा उसको डाल लेते हैं और उनको हम डालते हैं कहाँ पर, एक बीकर के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद इन तीनों को, इस मिक्सचर को रखा हुआ है, तो आपका जो ओर है वो पानी और ऑयल तीनों चीज एक साथ रखी हुई है और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर हम इसके अंदर पास कराते हैं। एयर जैसे ही पास कराएंगे उससे क्या होगा, उससे पार्टिकल जो रहेंगे भाई, जो हमारे गैंग पार्टिकल्स रहेंगे या फिर 2 तरह के पार्टिकल जिनको हम बोल रहे हैं, एक तो हमारे ओर के पार्टिकल और एक गैंग के पार्टिकल। इन दोनों में से कोई एक जो रहेगा वो वाटर के साथ घुलने लगेगा, वाटर से गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा वो, और दूसरा जो रहेगा वो पाइन ऑयल से वेट हो जाएगा। जो चीजें पाइन ऑयल के साथ वेट होंगी वो ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि ऑयल तो वाटर से हल्का होता है, तो ऑयल ऊपर जाएगा, तो जो पार्टिकल्स ऑयल से भीगे हुए हैं, जिनके चारों तरफ ऑयल लगा हुआ है, वो क्या हो जाएंगे, वो ऑयल के साथ साथ ऊपर चले जाएंगे, फ्रोथ बना लेंगे। और ये फ्रोथ जो रहेगा उसको हम एक दूसरे बीकर के अंदर इकट्ठा करने लग जाते हैं, दूसरे बीकर में इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा ओर
और जो है वो वाटर के साथ अगर मिक्स हो सकता है तो वो उसी बीकर में रह जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो दूसरे बीकर में चली जाएंगी। इस मेथड को यूज़ कहाँ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है कॉपर, जिंक और लेड के सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं किसके लिए? एनरिचमेंट ऑफ ओर के लिए। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि जब गैंग पार्टिकल्स को या फिर इंप्योरिटीज को आप हटा देते हो, अनवांटेड इंप्योरिटीज को हटा देते हो, तो ये जो प्रोसेस रहता है इसी को बोला जाता है एनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। 3 तरीके हमने बोले हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओर, कि टाइप किस तरह का है ओर का, और इंप्योरिटीज किस तरह की उसके अंदर आ रही है। इन चीज़ों के बेस पे हम 3 तरह के मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। पहला जो तरीका है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसके अंदर हम पानी एक बहुत प्रेशर के साथ क्या करते हैं, पूरे ओर के मिक्सचर को, क्रश्ड ओर जो रहता है उसको वॉश करते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं वो रुक जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर हम फ्रोथ बनाएंगे, झाग बनाएंगे। कैसे बनेंगे झाग? हम पानी और ऑयल का मिक्सचर लेते हैं, उसमें क्रश्ड ओर को डाल देते हैं, उसके अंदर एयर पास कराएंगे तो वहाँ से बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। कुछ ऐसे पार्टिकल रहेंगे इस पूरे क्रस्ट ओर में जो ऑयल के साथ मिक्स होने की कोशिश करेंगे, जिनके चारों तरफ ऑयल लग जाएगा, जो कुछ ऑयल से वेट होना चाहेंगे, और कुछ ऐसे रहेंगे जो वाटर से वेट होना चाहेंगे। आपने ये पढ़ा होगा सोल्युबिलिटी के अंदर जो आयनिक कंपाउंड थे, कि कुछ कंपाउंड आयनिक होंगे या पोलर होंगे तो वाटर के साथ घुलना पसंद करते हैं, और दूसरे जो कंपाउंड होते हैं जो ऑयल के साथ मिक्स होना चाहते हैं वो कोवेलेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास आयोनिक नेचर होगा वो जो रहेंगे वो वाटर के साथ मिक्स होने लग जाएंगे, और दूसरे जो रहेंगे वो ऑयल के साथ मिक्स होने लग जाएंगे। ऑयल क्योंकि हल्का होता है तो वो ऊपर आएगा, वो उन पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर ले आएगा, झाग बन जाएगा, उसको एक दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से दोनों इंप्योरिटीज को अलग कर लेते हैं और मेटल जो रहता है और जो रहता है उसको अलग कर लेते हैं। तीसरा जो मेथड आता है वो आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने आपको बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस को ही सेपरेट किया जा सकता है जो किस तरह से होती है, जिनके पास मैग्नेटिक नेचर होता है, जैसे कि हेमेटाइट और होता है किसका? आयरन का। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन द पार्ट 2 ऑफ मेटलर्जी। वहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटल्स को और में से अब मेटल को कैसे बाहर निकाला जाए। क्लियर है? तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाकी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप चेक कर सकते हैं अगर कोई वीडियो नहीं देखी है। अगर कोई डाउट आपको रह जाता है, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।